हेलो एवरीवन, वेलकम टू लर्निंग विद अस। मैं आपकी बिहार शिक्षक भर्ती 2.0 के लिए एनसीईआरटी करवा रही हूँ 6 to 8। 6 की मैंने फिनिश करवा दी है, 7th की मैं आपकी करवा रही हूँ और मैंने 7th के आपके 6 चैप्टर करवा दिए। आज हम लोग 7th चैप्टर देखते हैं। 7th चैप्टर में क्या है? 7th चैप्टर है आपका मौसम, जलवायु तथा अनुकूलन। क्या नाम है? मौसम, जलवायु तथा अनुकूलन। और ये आपको भी पता है कि सारे क्वेश्चन जो बनेंगे हम लोगों के वो एनसीईआरटी और एससीईआरटी से ही बनेंगे। तो आप लोग अपनी पढ़ाई भी अच्छे से करते रहिएगा। एग्ज़ाम भी बहुत पास आ गया, हम लोग के बहुत नज़दीक है एग्ज़ाम, दिसंबर में ही। तो आइए देखते हैं 7th चैप्टर हम लोगों का क्या है। 7th चैप्टर देखते हैं। सबसे पहले देखते हैं मौसम। मौसम सभी 7 दिन अधिकतम और न्यूनतम तापमान, आर्द्रता और वर्षा के माप कुछ दिनों के लिए समान हो सकते हैं। क्या दिया हुआ है कि सभी जो 7 दिन है वो अधिकतम, न्यूनतम तापमान, आर्द्रता और वर्षा के माप कुछ दिन के लिए समान हो सकते हैं, परंतु सभी प्राचाल जैसे कि तापमान, आर्द्रता, वर्षा किन्हीं 2 दिनों के लिए भी समान नहीं होते हैं। क्या होते हैं? किन्हीं 2 दिनों के लिए भी समान नहीं होते हैं। सप्ताह भर में इनमें काफ़ी परिवर्तन हो सकते हैं। ये आप लोगों ने भी देखा होगा कि काफ़ी चेंजेंट होते रहते हैं हम लोगों के टेम्परेचर या तापमान में। किसी स्थान पर तापमान, आर्द्रता, वर्षा, वायु वेग आदि के संदर्भ में वायुमंडल की प्रतिदिन की परिस्थिति उसी स्थान का मौसम कहलाती है। मतलब किसी भी स्थान की जो तापमान होता है, आर्द्रता होता है, वर्षा और वायु का वेग, इन्हीं सबको प्रतिदिन की परिस्थिति को देखते हुए उस स्थान का क्या कहलाती है? मौसम कहलाती है। नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं। तापमान, आर्द्रता और अन्य कारक मौसम के घटक हैं। क्या कहलाते हैं? मौसम के घटक कहलाते। कौन? तापमान आपका और आर्द्रता। ठीक है। किसी स्थान का मौसम दिन प्रतिदिन और सप्ताह दर सप्ताह परिवर्तित होता रहता है। भाई हर जगह का मौसम और होता है, जो वहाँ का तापमान हर दिन चेंज होता रहता है, तो उसी हर सप्ताह चेंज होता रहता है, दिन प्रतिदिन चेंज होता रहता है, यही यहाँ बताया गया है। मौसम एक अत्यंत जटिल परिघटना है, मतलब बहुत अत्यंत जटिल और परिघटना है। ये क्षण भर में भी परिवर्तित हो सकता है। आपने देखा होगा कभी एकदम से बारिश होने लगती है, आपने देखा होगा धूप होती है और एकदम से बारिश होने लगती है, बारिश होने के बाद आपने देखा होगा एकदम से धूप हो जाती है, काले बादल छा जाते हैं। धूप है और एकदम से काले बादल छा जाते हैं, तो ये सब क्या है? तापमान में परिवर्तन ही तो है ये सब। दिन का अधिकतम तापमान समानता अपराह्न मतलब दोपहर में, अर्थात दोपहर के बाद होता है, जबकि न्यूनतम तापमान समानता प्रातः भोर में होता है। मतलब जो हम लोग का तापमान अधिकतम होता है वो दोपहर में होता है, जो न्यूनतम होता है वो सुबह होता है। आइए देखते हैं जलवायु। मौसम विज्ञानी प्रतिदिन मौसम संबंधी आंकड़ों को रिकॉर्ड करते हैं। पिछले अनेक दशकों में मौसम के रिकॉर्ड सुरक्षित रखे गए। इनसे हमें किसी स्थान के मौसम के पैटर्न या प्रतिरूप का निर्धारण करने में सहायता मिलती है। रिकॉर्ड क्यों सुरक्षित रखे जाते हैं? आपने कभी देखा होगा कि निकलता है कि 10 साल बाद ऐसा मौसम बना है, मतलब 10 साल पहले ऐसा मौसम बना था, वही स्थिति 10 साल बाद बनी है, 5 साल बाद बनी है। तो ये कैसे देख पाते हैं हम लोग? मौसम का जो रिकॉर्ड होता है वो सुरक्षित करके रखा जाता है, उसी से हम लोग आकलन लगा लेते हैं। आइए नेक्स्ट पॉइंट हम लोग देखते हैं क्या है हम लोगों का। नेक्स्ट पॉइंट है किसी स्थान के मौसम की लंबी अवधि जैसे कि 25 वर्ष में एकत्रित आंकड़ों के आधार पर बना मौसम का पैटर्न उस स्थान की जलवायु कहलाता है। यदि किसी स्थान का तापमान अधिकांश समय उच्च रहता है तो उस स्थान की जलवायु गर्म है। यदि इसके अतिरिक्त उस स्थान पर अधिकांश दिनों में भारी वर्षा भी होती है तो उस स्थान की जलवायु गर्म और आर्द्र है। आइए नेक्स्ट पॉइंट हम लोग देखते हैं जलवायु और अनुकूलन। जलवायु का सभी जीवों पर गहरा प्रभाव पड़ता है। भाई जलवायु का हर जीव जंतु पर गहरा प्रभाव पड़ेगा। जंतु उन स्थितियों में भी जीने के लिए अनुकूलित होते हैं जिनमें वे रहते हैं, मतलब जिनमें वो रहते हैं उसी में जीने के लिए वो अनुकूलित रहेंगे। अत्यधिक सर्द और गर्म जलवायु में जीवित रहने वाले जंतुओं में स्वयं को चरम शीत अथवा ताप से बचने के लिए कुछ विशेष गुण होते होंगे। बिल्कुल होते हैं भाई, ये आपको भी पता होगा। जैसे कुत्ता होता है, देखा है कि बहुत सर्दी होती है, हम लोगों को बहुत सर्दी लगती तो उनको भी है, लेकिन वो उस परिस्थिति में अपने आप को अनुकूल कर लेते हैं। मतलब उनके अंदर ऐसी कैपेबिलिटी होती है कि वो अपने आप को उस परिस्थिति में भी अनुकूल कर लेते हैं।
वे सभी गुण और लक्षण जो जंतुओं को उनके परिवेश में अनुकूलन में सहायक होते हैं, विकास की प्रक्रिया का परिणाम है। ध्रुवीय क्षेत्र ध्रुवों के समीप स्थित होते हैं, जैसे उत्तरी ध्रुव और दक्षिणी ध्रुव। ध्रुव के क्षेत्र कुछ परिचित देश कनाडा, ग्रीनलैंड, आइसलैंड, नॉर्वे, स्वीडन, फिनलैंड तथा अमेरिका में अलास्का और रूस के साइबेरियन क्षेत्र। मतलब कि कुछ ध्रुवीय क्षेत्र हैं जैसे कनाडा, ग्रीनलैंड, आइसलैंड, नॉर्वे, स्वीडन, फिनलैंड। ये अमेरिका में अलास्का और रूस में के साइबेरिया क्षेत्र हैं। ये भारत, मलेशिया, इंडोनेशिया, ब्राज़ील, कांगो, गणतंत्र, केन्या, युगांडा और नाइजीरिया कुछ ऐसे देश हैं जहाँ उष्णकटिबंधीय वर्षावन पाए जाते हैं। इस चीज़ को आप लोग याद रखिएगा। ये भी पूछ सकते हैं कि जो उष्णकटिबंधीय वर्षावन है वो कहाँ पाए जाते हैं, तो ये भारत, मलेशिया, इंडोनेशिया, ब्राज़ील, कांगो, गणतंत्र, केन्या, युगांडा और नाइजीरिया यहाँ पर पाए जाते हैं। आपके ये भी क्वेश्चन आपका बन सकता है। नेक्स्ट पॉइंट है हम लोग का ध्रुवीय क्षेत्र। आइए ध्रुवीय क्षेत्र में हम लोग देखते हैं। ध्रुवीय क्षेत्रों में चरम जलवायु पाई जाती है। ये क्षेत्र सदैव बर्फ से ढके रहते हैं। ध्रुवीय क्षेत्र कैसे हैं, जो सदैव बर्फ से ढके रहते हैं और यहाँ वर्ष के अधिकांश भाग में अत्यधिक सर्दी रहती है। ध्रुव पर 6 महीने तक सूर्यास्त नहीं होता है, मतलब ध्रुवों पर 6 महीने तक सूर्यास्त नहीं होता है और बाकी 6 महीनों तक यहाँ सूर्योदय नहीं होता है। नेक्स्ट पॉइंट है सर्दियों में तापमान -37 डिग्री सेल्सियस तक हो जाता है। कहाँ तक हो जाता है? -37 डिग्री सेल्सियस तक हो जाता है। यहाँ रहने वाले जंतु इन चरम स्थितियों के लिए अनुकूलित हो जाते हैं। भाई वो वहाँ रहने के लिए अनुकूलित हो जाते हैं उस स्थिति में। ध्रुवीय भालू के सारे शरीर पर सफ़ेद बाल या फर होते हैं, जिससे वे बर्फ की सफ़ेद श्वेत पृष्ठभूमि में आसानी से दिखाई नहीं देते हैं। इससे उन्हें अपने परभक्षियों शत्रुओं से बचाव में सहायता मिलती है। आइए नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं। साथ ही इससे उन्हें अपने शिकार को पकड़ने में भी सहायता मिलती है। इन्हें चरम शीत से बचाने के लिए इनमें बालों फर की 2 मोटी परतें होती हैं। इनकी त्वचा के नीचे वसा की एक परत होती है। तो ये किसकी बात कर रहे थे हम लोग? बालों की बात कर रहे थे हम लोग। बालों के शरीर में मतलब बहुत सारे बाल होते हैं और फर होते हैं। आइए नेक्स्ट पॉइंट हम लोग देखते हैं क्या है। वास्तव में ध्रुवीय भालू का शरीर इतनी अच्छी तरह से शीतरोधी होता है कि वे धीमे धीमे चलते हैं, ताकि उनके शरीर का तापमान आवश्यकता से अधिक ना हो जाए। मतलब वो इतना धीमे धीमे चलते हैं कि उनके शरीर का तापमान जो है आवश्यकता से अधिक ना हो जाए। ये अपने शरीर को बहुत अधिक गर्म हो जाने से बचाने के लिए अक्सर विश्राम करते हैं। गर्म मौसम में भौतिक क्रियाकलापों के बाद ध्रुवीय भालुओं को अपने शरीर को ठंडा करना पड़ता है। नेक्स्ट पॉइंट है अतः ध्रुवीय भालू समुद्री जल में तैरते रहते हैं। ये अच्छे तैराक होते हैं। क्या होते हैं? अच्छे तैराक होते हैं। इनके पंजे चौड़े और बड़े होते हैं, जो न केवल अच्छी तरह से तैरने में इनकी सहायता करते हैं, बल्कि उन्हें बर्फ में चलने में भी इनकी सहायता करते हैं। कौन करते हैं? इनके पंजे होते हैं जो चौड़े और बड़े होते हैं, जो इनके चलने में भी सहायता करते हैं। और जो समुद्री जल होता है उसमें क्या करते हैं? तैरने में भी इनकी सहायता करते हैं। तैरते समय वे अपने नथुनों को बंद करके लंबे समय तक पानी के अंदर रह सकते हैं। नथुनों मतलब नाक को बंद करके लंबे समय तक ये कहाँ रह सकते हैं? पानी के अंदर रह सकते हैं। ध्रुवीय भालू की सूंघने की शक्ति, घ्राण शक्ति तीव्र होती है। मतलब इनकी सूंघने की शक्ति बहुत तेज होती है, जिससे ये भोजन के लिए अपने शिकार को आसानी से खोज व पकड़ सकता है। ध्रुवीय क्षेत्र का एक अन्य परिचित जंतु पेंगुइन है। ये भी सफ़ेद या श्वेत होते हैं और आसानी से बर्फ की सफ़ेद पृष्ठभूमि में मिल जाते हैं। इनके शरीर में भी स्वयं को सर्दी से बचाने के लिए मोटी त्वचा और अत्यधिक वसा होती है। किन की बात कर रही है? कर रहे हैं पेंगुइन की बात कर रहे हैं। ठीक है। इनके शरीर में भी सर्दी से बचने के लिए क्या होता है? मोटी त्वचा होती है और अत्यधिक वसा होती है। स्वयं को गर्म रखने के लिए वे ऐसा करते हैं। आइए नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं। ध्रुवीय भालू की तरह पेंगुइन भी अच्छे तैराक होते हैं। मतलब ध्रुवीय भालू जैसे अच्छा तैराक होता है, वैसे पेंगुइन भी होते हैं। इनका शरीर धारा रेखी होता है। कैसा होता है भाई? ये याद रखिए कि इनका शरीर धारा रेखित होता है और इनके पैरों में जाल जैसा बना होता है, जिससे ये अच्छे तैराक होते हैं। और भालू कैसे? बड़े होते हैं, पंजे चौड़े होते हैं। ठीक है। और इनके पैरों में जाल जैसा होता है। ध्रुवीय क्षेत्र में रहने वाले अन्य जंतुओं में अनेक प्रकार की मछलियाँ, कस्तूरी मृग, रेनडियर, लोमड़ी, सील, व्हेल
तथा अन्य कई प्रकार के पक्षी सम्मिलित होते हैं। कैसे? ध्रुवीय क्षेत्रों के पक्षी याद रखिएगा। पेंगुइन है आपका, और क्या है आपका? भालू है आपका, और कस्तूरी मृग है, अनेक प्रकार की मछलियाँ हैं, रेंडियर है, लोमड़ी है, सील है, व्हेल है। इन सब के भाई आप लोग नाम याद रखिएगा, हो सकता है यहीं से आपका क्वेश्चन बन जाए। ध्रुवीय क्षेत्र के जानवर। जहाँ मछली ठंडे जल में लंबे समय तक रह सकती है, वहीं पक्षियों को जीवित रहने के लिए अपने शरीर को गर्म रखना आवश्यक होता है। भाई जो मछलियाँ हैं वो ज़्यादा देर तक ठंडे पानी में रह सकती हैं, पर जो पक्षी हैं वो ऐसा जीवित नहीं रह सकते हैं ठंडे, उनको गर्म रखना पड़ता है अपना शरीर। इसी प्रकार अनेक प्रकार के पक्षी सर्दियों के आते ही अपेक्षाकृत गर्म स्थान पर प्रवास के लिए चले जाते हैं कि भाई जब वहाँ पर बहुत सर्दी होती है तो वो गर्म स्थानों पर चले जाते हैं। सर्दियाँ समाप्त हो जाने पर पुनः अपने आवास पर वापस लौट आते हैं, मतलब जैसे सर्दी खत्म होती है वो पुनः उसी जगह पर आ जाते हैं। शायद आप जानते होंगे कि भारत ऐसे अनेक पक्षियों का प्रवास स्थान है। कैसा है भारत? अनेक पक्षियों का प्रवास स्थान है भारत। आइए नेक्स्ट पॉइंट हम लोग देखते हैं। साइबेरियन क्रेन। साइबेरियन से राजस्थान में भरतपुर और हरियाणा में सुल्तानपुर जैसे स्थानों पर सर्दियों में प्रवास के लिए आते हैं, और कुछ पक्षी उत्तर पूर्व के कुछ आर्द्र स्थानों और भारत के कुछ अन्य स्थानों में भी प्रवास के लिए आ जाते हैं। आइए नेक्स्ट देखते हैं प्रवासी पक्षी। ये आपके इम्पॉर्टेंट फैक्ट है, इन पे आप लोग थोड़ा अच्छे से ध्यान दीजिएगा। कुछ प्रवासी पक्षी अपने आवास की चरम जलवायुवी परिस्थितियों से बचने के लिए 15,000 किलोमीटर तक की यात्रा करते हैं। कितनी यात्रा करते हैं? 15,000 किलोमीटर तक की यात्रा करते हैं। ये अधिक ऊंचाई पर उड़ान भरते हैं जहां वायु प्रवाह उड़ान में सहायक होता है। इस ऊंचाई की शीत स्थितियां उनकी उड़ान पेशियों द्वारा उत्पन्न ऊष्मा का विसरण आसान कर देती हैं। आइए नेक्स्ट पॉइंट हम लोग देखते हैं। नेक्स्ट क्या दिया है हम लोगों का? प्रवासी पक्षी वर्ष दर वर्ष एक ही स्थान पर आते रहते हैं। इन पक्षियों में दिशा का सही बोध होता है और ये जानते हैं कि किस दिशा में उड़ना है। मार्गदर्शन के लिए संभवतः कुछ भू चिन्ह या लैंडमार्क का उपयोग करते हैं, मतलब अपने मार्गदर्शन के लिए ये लोग भी कुछ ना कुछ अपने चिन्हों का उपयोग करते होंगे। संभवतः अनेक पक्षियों को दिन में सूर्य और रात में तारों से मार्गदर्शन मिलता है। बिल्कुल मिलता है। इसके भी कुछ प्रमाण है कि पक्षी दिशा का पता लगाने के लिए पृथ्वी के चुंबकीय क्षेत्र का उपयोग करते हैं। केवल पक्षी ही ऐसे जंतु नहीं हैं जो प्रवास करते हैं। अनेक स्तनधारी जीव, अनेक प्रकार की मछलियां और कीट भी अधिक अनुकूलन जलवायु की तलाश के लिए मौसमी रूप से प्रवास करते हैं। आइए नेक्स्ट पॉइंट है हम लोगों का उष्ण कटिबंधीय वर्षा वन। क्या है? उष्ण कटिबंधीय वर्षा वन। उष्ण कटिबंधीय क्षेत्रों की जलवायु समानता गर्म होती है। कैसी होती है? उष्ण कटिबंधीय क्षेत्रों की जलवायु समानता कैसी है? तो गर्म होती है, क्योंकि ये क्षेत्र भूमध्य रेखा के आसपास स्थित होते हैं। सबसे सर्द महीनों में भी तापमान सामान्यतः 15 डिग्री सेल्सियस से अधिक रहता है। गर्मियों में तापमान 40 डिग्री सेल्सियस से अधिक हो जाता है। वर्ष भर दिन और रात की लंबाई लगभग बराबर होती है। इन क्षेत्रों में प्रचुर मात्रा में वर्षा होती है। कैसी होती है? इन क्षेत्रों में प्रचुर मात्रा में वर्षा होती है। इस क्षेत्र की एक प्रमुख विशेषता उष्ण कटिबंधीय वर्षा वन है। उष्ण कटिबंधीय वर्षा वन भारत में पश्चिमी घाटों और असम में पाया जाता है। कहाँ पाया जाता है भाई? पश्चिमी घाट और असम में भारत में पाया जाता है। इसके अतिरिक्त ऐसे वन दक्षिण पूर्व एशिया, मध्य अमेरिका और मध्य अफ्रीका में भी पाए जाते हैं। सतत गर्मी और वर्षा के कारण इन क्षेत्र में विभिन्न प्रकार के पादप और जंतु पाए जाते हैं। कैसे पाए जाते हैं? विभिन्न प्रकार के पादप पाए जाते हैं आपके, और जंतु पाए जाते हैं। वर्षा वनों में पाए जाने वाले प्रमुख प्रकार के जंतुओं में बंदर, कपी, एप्स, गोरिल्ला, शेर, चीता, हाथी, तेंदुआ, छिपकली, सर्प पक्षी और कीट हैं। वर्षा वनों में जलवायुवी परिस्थितियों के अनेक किस्मों के जंतुओं की विशाल जनसंख्या के जीवनायापन के लिए अत्यधिक उपयुक्त है। चूंकि जंतुओं की जनसंख्या अधिक होती है, अतः उनमें भोजन और आश्रय के लिए सघन प्रतिस्पर्धा होती है। किसके लिए अधिक होती? भोजन और आश्रय के लिए सघन प्रतिस्पर्धा, यानी कि जो हम लोग का कंपटीशन या प्रतियोगिता। अनेक जंतु वृक्षों पर रहने के लिए अनुकूलित होते हैं। लाल नेत्रों वाले मेढक के पैर के तलवे चिपचिपे होते हैं और उन्हें उन वृक्षों पर चढ़ने में सहायता करते हैं जिन पर वे रहते हैं। ठीक है। और इनके पैर कैसे होते हैं? चिपचिपे होते हैं, तलवे चिपचिपे होते हैं, जो उन्हें उन पर
वृक्षों पर चढ़ने में क्या करते हैं, सहायता करते हैं। जिन पर वे रहते हैं, इन वनों में आवास करने वाले जंतुओं में भोजन के लिए परस्पर स्पर्धा होती है। कुछ जंतु ऐसे भोजन को प्राप्त करने के लिए अनुकूलित होते हैं जहां अन्य जंतु आसानी से नहीं पहुंच सकते हैं। उदाहरण के लिए टूकन नामक पक्षी, क्या पक्षी है, टूकन नामक पक्षी की लंबी बड़ी चोंच होती है जिसकी सहायता से वह ऐसी शाखाओं में लगे फलों तक पहुंच सकता है जो बहुत कमजोर होती हैं और उनका भार नहीं सह सकती हैं। मतलब टूकन नामक पक्षी वो आसानी से पहुंच जाता है आपका। उष्णकटिबंधीय वनों में पाए जाने वाले अनेक जंतुओं में सुनने की संवेदन शक्ति, तीव्र दृष्टि, मोटी त्वचा और ऐसे वर्ण रंग की त्वचा होती है जो उन्हें आसपास के क्षेत्र के साथ मिलकर क्या कहते हैं, छद्मावरण करने में सहायक होती है और उनकी परम भाज्यों से रक्षा करती है। उदाहरण के लिए बिलाव परिवार के जंतु जैसे शेर और चीता में मोटी खाल होती तथा उनकी सुनने की शक्ति कैसी होती है भाई, संवेदनशील होती है उनकी सुनने की शक्ति। नेक्स्ट पॉइंट है लॉयन टेल्ड लंगूर, जिसकी दाढ़ी वाला ऐप भी कहते हैं, पश्चिमी घाट के वर्षा वनों में पाया जाता है। कहाँ पाया जाता है आपका, पश्चिमी घाट के वर्षा वनों में पाया जाता है। इसकी सबसे प्रमुख विशेषता इसकी चांदी जैसे सफ़ेद श्वेत आयल है जो सिर के चारों ओर गालों और चिबुक ठोड़ी तक रहती है। कहाँ रहती है, सिर के चारों ओर, सिर के चारों ओर गालों और चिबुक ठोड़ी तक रहती है। आइए नेक्स्ट पॉइंट हम लोग देखते हैं, क्या है हम लोगों का, यह वृक्षों पर आसानी से चढ़ जाता है और अपने जीवन का अधिकांश समय वृक्षों पर ही व्यतीत करता है। यह मुख्यतः फल खाता है, बीज, कोमल पत्तियां, तने, पुष्प और कलिकाएं भी खाता है। लॉयन टेल्ड लंगूर वृक्ष की छाल में वास करने वाले कीटों की तलाश में रहते हैं। चूंकि ये लंगूर वृक्षों पर पर्याप्त भोजन जुटा पाने में समर्थ होते हैं अतः वे भूमि पर यदा कदा ही आते हैं। मतलब ये वृक्षों पर ही रहते हैं, भूमि पर यदा कदा आते हैं। और ये क्या क्या खाते हैं, बीज खाते हैं, कोमल पत्तियां खाते हैं, तने, पुष्प और कलिकाएं ये खाते हैं। और अधिकतर इनका जो जीवन है वो कहाँ बीतता है, वृक्षों पर ही बीतता है। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट हम लोग देखते हैं, भारतीय उष्णकटिबंधीय वर्षा वनों का एक अन्य परिचित जंतु हाथी है। कौन है, हाथी अनेक प्रकार के वर्षा वनों की परिस्थितियों के लिए अनुकूलित हो गए हैं। सूंड का उपयोग वह नाक के रूप में करता है। लंबी सूंड से इनकी सूंघने की शक्ति बहुत अच्छी हो जाती है। हाथी द्वारा सूंड का उपयोग भोजन को उठाने के लिए किया जाता है। किस लिए किया जाता है इनका उपयोग, ये मतलब सूंघने की शक्ति बहुत अच्छी हो जाती है और ये भोजन को उठाने के लिए सूंड का अपना उपयोग करते हैं। यद्यपि इसके बाह्य दांत, जिन्हें रद कहते हैं, वास्तव में रूपांतरित दांत होते हैं। इन दांतों से हाथी अपनी पसंद के वृक्षों की छाल को आसानी से छील सकते हैं। मतलब अपनी पसंदीदा जो इनकी वृक्षों की छाल होती है उनको ये आसानी से क्या करते हैं, छील सकते हैं। अतः भोजन के लिए स्पर्धा के बावजूद हाथी आसानी से अपना भोजन जुटाने में सामर्थ होते हैं। क्या, आसानी से अपना भोजन जुटाने में क्या होते हैं, सामर्थ होते हैं। हाथी के लंबे बड़े कान बहुत हल्की ध्वनि को भी सुनने में सहायक होते हैं। वर्षा वनों की गर्म और आर्द्र जलवायु में हाथी को ठंडा रखने में भी उसके कान सहायक होते हैं। किसके लिए सहायक होते हैं, वर्षा वनों में जब गर्म और आर्द्र जलवायु में ये अपने कानों को मतलब अपने जो हाथी जो होता है जो अपने कान होते हैं, कान इनकी क्या करते हैं, मदद करते हैं। आइए अब हम लोग कुछ इम्पॉर्टेंट फैक्ट देखते हैं। दीर्घ अवधि जैसे 25 वर्ष में लिए गए मौसम के प्रचालों के आधार पर तैयार किए गए प्रतिरूप पैटर्न उस स्थान की जलवायु निर्धारित करते हैं। उष्णकटिबंधीय और ध्रुव क्षेत्र पृथ्वी के दो ऐसे क्षेत्र हैं जहाँ की चरम जलवायवी परिस्थितियाँ होती हैं। जंतु उन परिस्थितियों के लिए अनुकूलित होते हैं जिनमें वह वास करते हैं। ध्रुवीय क्षेत्रों में वर्ष भर सर्दी रहती है। ध्रुवों में वर्षा के 6 महीनों तक सूर्यास्त नहीं होता और शेष 6 महीनों तक सूर्योदय नहीं होता है। ध्रुवीय क्षेत्र के जंतु कुछ विशेष गुण के साथ, जैसे शरीर पर श्वेत सफ़ेद फर, सूंघने की तीव्र शक्ति, त्वचा के नीचे वसा की परत, तैरने और चलने के लिए चौड़े और लंबे नखरों आदि के कारण अत्यधिक सर्द और जलवायु के लिए अनुकूलित होते हैं।
नेक्स्ट पॉइंट है उष्णकटिबंधीय वर्षा वनों में जंतु इस प्रकार अनुकूलित होते हैं कि उन्हें अन्य प्रकार के जंतुओं से भिन्न भोजन और आश्रय की आवश्यकता होती है ताकि उनमें परस्पर स्पर्धा क्या हो सके, कम से कम हो सके आपकी। ठीक है, आई होप आपको ये वाला चैप्टर समझ में आया हो। आपका चैप्टर था ये कौन सा, 7th चैप्टर था, जिसका जो नाम है उसका मौसम, जलवायु तथा अनुकूलन। आइए अब हम लोग नेक्स्ट चैप्टर देखते हैं। हम लोगों का नेक्स्ट है चैप्टर पवन, तूफान और चक्रवात। क्या है चैप्टर, पवन, तूफान और चक्रवात। आइए देखते हैं पवन, तूफान और चक्रवात में क्या क्या दिया हुआ है आपका। वायु दाब, क्या है, वायु दाब। वायु दाब डालती है, इस दाब के कारण ही पवन द्वारा वृक्षों की पत्तियां, बैनर अथवा झंडे लहराते हैं। किसके कारण लहराते हैं, वायु के द्वारा लहराते हैं। पवन का वेग बढ़ने पर वायु दाब घटता है। जब बोतल के मुख पर फूंक मारते हैं, किसके, बोतल के मुख पर फूंक मारते हैं, तो मुख के पास की वायु का वेग अपेक्षाकृत क्या हो जाता है, अधिक हो जाता है। इससे वहां वायु दाब घट जाता है। बोतल के भीतर वायु दाब उसके मुख के निकट के दाब से अधिक हो जाता है। इसी कारण बोतल के भीतर की वायु गेंद को बाहर की ओर धकेल देती है। नेक्स्ट पॉइंट है हम लोगों का, जब गुब्बारों के बीच के स्थान की वायु का दाब किसी तरह कम हो जाता है, तब गुब्बारे दूसरी ओर बाहर का दाब उन्हें एक दूसरे की ओर धकेलेगा। पवन का वेग बढ़ने से वायु दाब वास्तव में क्या हो जाता है, कम हो जाता है। यदि तीव्र वेग की पवन भवनों अथवा झोपड़ियों की छत के ऊपर उठ जाएंगी और पवन उसे अपने साथ उड़ा ले जाएंगी, गतिशील वायु क्या कहलाती है आपकी, पवन कहलाती। पवन सदैव अधिक वायु दाब वाले क्षेत्र से कम वायु दाब वाले क्षेत्र की ओर गति करती। किधर गति करती है, अधिक वायु दाब वाले क्षेत्र से कम वायु दाब वाले क्षेत्र की ओर गति करती। वायु दाबों के बीच जितना अधिक अंतर होगा, पवन का वेग उतना ही क्या होगा, पवन का वेग उतना ही अधिक आपका हो जाएगा। नेक्स्ट हेडिंग है आपकी, गर्म किए जाने पर वायु का प्रसार होता है। गर्म किए जाने पर वायु का प्रसार होता है और वह अधिक स्थान घेरती है। जब कोई दी गई वस्तु पहले से अधिक स्थान घेरती है तो वह हल्की प्रतीत होती है। इसलिए गर्म वायु और ठंडी वायु की अपेक्षा हल्की होती है। क्या होती है, गर्म वायु जो होती है वो ठंडी वायु की अपेक्षा क्या होती है, हल्की होती है आपकी। यही कारण है कि धुआं ऊपर उठता है। प्रकृति में अनेक ऐसी स्थितियां होती हैं जहां किसी स्थान या क्षेत्र से वायु गर्म होने के कारण ऊपर उठती है। ऐसी स्थिति में उस स्थान का वायु दाब क्या हो जाता है, कम हो जाता है। फलस्वरूप उस स्थान के आसपास के क्षेत्र से ठंडी वायु प्रवाहित होकर उस स्थान को घेर लेती है। इससे वायु में संवहन धाराएं स्थापित हो जाती हैं। आइए नेक्स्ट पॉइंट हम लोग देखते हैं। पवन धाराएं पृथ्वी के आसमान रूप से गर्म होने के कारण उत्पन्न होती हैं। पवन धाराएं जो होती हैं पृथ्वी के आसमान रूप से गर्म होने के कारण उत्पन्न होती हैं। ऐसी कुछ स्थितियां जिनके कारण पृथ्वी के वायुमंडल में पवन धाराएं उत्पन्न होती हैं। ये स्थितियां हैं, आइए देखते हैं कौन कौन सी स्थितियां हैं। फर्स्ट स्थिति है आपकी का भूमध्य रेखीय और ध्रुवीय क्षेत्रों का आसमान रूप से गर्म होना। क्या होना, असमान रूप से गर्म। भूमध्य रेखा के आसपास के क्षेत्रों को सूर्य की अधिकतम ऊष्मा मिलती है। क्या, भूमध्य रेखा के आसपास क्षेत्रों को सूर्य की अधिकतम क्या मिलती है, ऊष्मा मिलती है। इससे इन क्षेत्रों में पृथ्वी की सतह के निकट की वायु गर्म हो जाती। गर्म वायु ऊपर उठती है और ठंडी वायु भूमध्य रेखा के दोनों ओर की स्थिति 0 से 30 डिग्री अक्षांश की पट्टी के क्षेत्र में भूमध्य क्षेत्र की ओर गतिशील हो जाती है आपकी। इस प्रकार उत्पन्न पवन धाराएं उत्तर और दक्षिण से भूमध्य रेखा की ओर बहती हैं। किस ओर बहती हैं भाई, उत्तर और दक्षिण रेखा की ओर बहती हैं। ध्रुवों पर वायु पृथ्वी के लगभग 60 डिग्री अक्षांश तक के क्षेत्रों की वायु से अधिक ठंडी होती। इन क्षेत्रों में गर्म वायु ऊपर उठती है, जिसका स्थान लेने के लिए ध्रुवों से ठंडी वायु उस ओर प्रवाहित होने लगती है। कैसी वायु, ठंडी वायु जो होती है उस ओर प्रवाहित होने लगती है। इस प्रकार वायु का प्रवाह ध्रुवों से अपेक्षाकृत क्या होता है, अधिक गर्म क्षेत्रों की ओर होता रहता है। इसी प्रकार 30 डिग्री तथा 60 डिग्री अक्षांश के क्षेत्रों
के असमान रूप से गर्म होने के कारण पवन का प्रवाह है वो 30 डिग्री अक्षांश से 60 डिग्री अक्षांश की ओर होगा। कैसा होगा? 30 डिग्री अक्षांश से 60 डिग्री अक्षांश की ओर होगा आपका। पवन के प्रवाह की दिशा उत्तर दक्षिण दिशा में उत्तर से दक्षिण की ओर अथवा दक्षिण से उत्तर की दिशा में यह परिवर्तन पृथ्वी के घूर्णन के कारण होता है। किसके कारण होता है? घूर्णन के कारण। किधर? उत्तर दक्षिण दिशा में उत्तर से दक्षिण की ओर और दक्षिण से उत्तर की ओर। आइए सेकंड देखते हैं। थल और जल का असमान रूप से गर्म होना। असमान रूप से क्या होना? गर्म होना। ग्रीष्मकाल गर्मियों में थली क्षेत्र अधिक तेजी से गर्म हो जाता है। कैसे? थली क्षेत्र। और अधिकांश समय थल का ताप समुद्र जल की अपेक्षा कैसा रहता है? अधिक रहता है। थल के ऊपर की वायु गर्म होकर ऊपर उठ जाती है। इससे पवन समुद्र से थल की ओर बहती हैं। यह मानसूनी पवन होती हैं। कैसी पवन होती है भाई? आपकी मानसूनी पवन होती हैं। शीतकाल सर्दियों में पवन के प्रवाह की दिशा विपरीत हो जाती है, अर्थात यह थल से समुद्र की ओर बहती। कैसे? थल से समुद्र की ओर बहती, मतलब ये विपरीत हो जाती है। समुद्रों से आने वाली पवन अपने साथ क्या लाती? जलवाष्प लाती, जिससे वर्षा होती है। यह प्रक्रम जो होता है जल चक्र का एक चरण है। कैसा है? जल चक्र का एक चरण है। गर्म मानसून हवाएं अपने साथ जलवाष्प लाती हैं। क्या लाती हैं? जलवाष्प लाती हैं, जिससे वर्षा होती है। बादल वर्षा लाते हैं और हमें आनंद का अनुभव कराते हैं। हमारे देश में किसान अपनी फसल के लिए प्रमुख रूप से वर्षा पर निर्भर रहते हैं। किस पर निर्भर रहते हैं भैया किसान? वो वर्षा पर निर्भर रहते हैं। तथापि वर्षा सदैव सुखदायी नहीं होती। कभी कभी वर्षा अनेक समस्याओं को जन्म देती है। सही बात है। कोई चीज़ बहुत अधिक भी नहीं अच्छी होती है और बहुत कम भी नहीं अच्छी होती है। वही बता रहे हैं कि कभी कभी जो वर्षा होती है वो अधिक सुखदायी भी नहीं होती, अन्य समस्याओं को जन्म देती है। कुछ प्राकृतिक घटनाएं ऐसी परिस्थितियों को जन्म देती हैं जिनसे कभी कभी आपदाएं आती हैं। इनसे मनुष्य, जंतुओं और पादपों के जीवन के लिए क्या होता है? संकट उत्पन्न हो जाता है। क्या उत्पन्न हो जाता है? संकट उत्पन्न हो जाता है। नेक्स्ट हेडिंग है तड़ित झंझा और चक्रवात। आइए देखते हैं। तड़ित झंझा भारत जैसे गर्म आर्द्र उष्णकटिबंधीय क्षेत्रों अक्सर विकसित होते रहते हैं। कैसे? तड़ित झंझा होता है भारत जैसे गर्म आर्द्र और उष्णकटिबंधीय क्षेत्रों में क्या होते हैं? विकसित होते हैं। ताप में वृद्धि होने के कारण ऊपर की ओर उठती हुई पवन प्रबल हो जाती है। कैसी हो जाती है? ऊपर की ओर जो उठती है वो कैसी होती है? प्रबल हो जाती है। पवन वायु से पहले से विद्यमान जल बूंदों को अपने साथ ऊपर की ओर ले जाती है। जो पहले से विद्यमान जल की बूंदें वो वायु जो होती है अपने साथ कहाँ ले जाती है? ऊपर ले जाती है, जहाँ ताप कम होने के कारण वे जम जाती हैं और पुनः नीचे की ओर गिरने लगती हैं। नेक्स्ट है हम लोग का पॉइंट, गिरती हुई जल की बूंदें और तीव्र वेग से ऊपर उठती हुई वायु की परस्पर क्रिया से बिजली तड़ित या कौंधती है, जिससे ध्वनि उत्पन्न होती। इसी घटना को हम क्या कहते हैं? तड़ित झंझावात कहते हैं। क्या कहते हैं? तड़ित झंझावात कहते हैं। नेक्स्ट है तड़ित झंझा से क्या बनना? आपका चक्रवात बनना। तड़ित झंझा से क्या बनना हम लोगों का? चक्रवात बनना। जल को द्रव से वाष्प अवस्था में परिवर्तित करने के लिए ऊष्मा की आवश्यकता होती है। बादल के बनने से पहले जल वायुमंडल में ऊष्मा लेकर वाष्प में क्या हो जाता है? परिवर्तित हो जाता है। जब जलवाष्प वर्षा की बूंदों के रूप में पुनः द्रव के रूप में परिवर्तित होती है तो यह ऊष्मा वायुमंडल में क्या हो जाती है? निर्मुक्त हो जाती है भाई। निर्मुक्त होने वाली ऊष्मा से आसपास की वायु गर्म हो जाती है। इस प्रकार गर्म वायु ऊपर की ओर क्या होती है? उठती है, जिससे जलवायु दाब कम हो जाता है। फलस्वरूप तड़ित झंझा के केंद्र की ओर उच्च वेग की अधिक वायु गति करने लगती है। इस चक्र की पुनरावृत्ति अनेक बार होती रहती है। कितने बार? अनेक बार यही होती जो प्रक्रिया है वो होती रहती है। आपकी घटनाओं की इस श्रृंखला का अंत बहुत ही निम्न दाब के एक ऐसे तंत्र के निर्माण के साथ होता है जिसके चारों ओर उच्च वेग की वायु की अनेक परतें क्या होती? कुंडली के रूप में घूमती रहती हैं। मौसम की इस स्थिति को हम चक्रवात कहते हैं। क्या कहते हैं? चक्रवात। वायु वेग और वायु दिशा चक्रवात के तापमान और आर्द्रता में वृद्धि करने वाले कुछ क्या हैं? कारक हैं आपके। आइए देखते तड़ित झंझावात में निम्नलिखित सावधानियां बरतनी चाहिए। क्या क्या हैं सावधानियां? देखते हैं हम लोग।
किसी ऐसे वर्ष के नीचे आश्रय ना लें किसी ऐसे वृक्ष के नीचे आश्रय ना लें जो अलग थलग हो। यदि वे वन में हैं तो किसी छोटे वृक्ष के नीचे आश्रय लें, खुली जमीन पर ना लेटें। धातु की डंडी वाले छाते का उपयोग ना करें। कैसे करें? धातु की जो डंडी वाले छाते हैं उनका उपयोग ना करें। खिड़की के निकट ना बैठें। कहाँ ना बैठें? खिड़की के निकट ना बैठे। खुले गैरेज, भंडारण शेड और धात्विक चादरों की छत वाले शेड आदि आश्रय लेने के लिए उपयुक्त स्थान नहीं होते हैं। कार अथवा बस आश्रय लेने के लिए सुरक्षित स्थान है। यदि जल में है तो बाहर निकलकर किसी इमारत में चले जाएं। कहाँ है? जल में है अगर तो बाहर निकलकर किसी इमारत में चले जाएं। नेक्स्ट है चक्रवातों द्वारा होने वाला विनाश। आइए देखते हैं हमारे जो चक्रवात हैं उनके द्वारा कौन कौन से विनाश होते हैं। चक्रवात काफ़ी विनाशकारी हो सकते हैं। तेज पवन समुद्र के जल को तटों की ओर धकेलती हैं। भले ही चक्रवात तट से सैकड़ों किलोमीटर दूर हो, ये चक्रवात के आगमन के पूर्व संकेत होते हैं। पवन द्वारा उत्पन्न होने वाली जल की लहरें इतनी शक्तिशाली होती हैं कि उनके आघात से कोई भी व्यक्ति बच नहीं सकता है। चक्रवात के नेत्र में निम्न दाब के कारण उसके केंद्र में जल सतह उच्च स्तर तक उठ जाता है। उठता जल 3 से 12 मीटर की ऊंचाई तक उठ सकता है। ऐसा लगता है कि मानो जल की दीवार तट की ओर बढ़ती आ रही है। किधर बढ़ती आ रही है भाई? आपके तट की ओर बढ़ती आ रही है। इसके परिणाम स्वरूप समुद्र का पानी कम ऊंचाई पर स्थित तटीय क्षेत्रों में प्रवेश कर जाता है, जिससे जीवन और संपत्ति की गंभीर हानि होती है। यह पानी मृदा की उर्वरता को भी कम कर देता है। क्या करता है भाई? मृदा है जो उसकी उर्वरता को कम कर देता है। चक्रवात के तट को पार करते समय होने वाली लगातार वर्षा बाढ़ की स्थिति की ओर और भयावह बना देती। कैसी बना देती? भयावह यानी कि मतलब डरावनी बना देती है। चक्रवात अपने साथ अति उच्च वेग की पवन लाते हैं जो घरों, दूरभाषा और अन्य संचार प्रणालियों, वृक्षों आदि को क्षति पहुंचाते हैं, जिससे जीवन और संपत्ति की अत्यधिक हानि हो जाती है। आपने देखा चक्रवात आते हैं कि बहुत तेज से घर गिर जाते हैं, पेड़ टूट जाते हैं, मतलब बहुत नुकसान होता है उससे, चक्रवात से हम लोगों का। आइए अब हम लोग देखते हैं चक्रवात की संरचना। किसी चक्रवात का केंद्र एक शांत क्षेत्र होता है, इसे झंझा का नेत्र कहते हैं। कोई विशाल चक्रवात वायुमंडल में वायु का तेजी से घूर्णन करता पिंड होता है जो पृथ्वी की तल से 10 से 15 किलोमीटर की ऊंचाई पर स्थित होता है। कितनी ऊंची? 10 से 15 किलोमीटर तक की ऊंचाई पर स्थित होता है। चक्रवात के नेत्र का व्यास 10 से 30 किलोमीटर तक होता है। यह बादलों से मुक्त क्षेत्र होता है और इसमें पवन का वेग न्यून होता है। इस शांत और स्पष्ट नेत्र के इर्द गिर्द लगभग 150 किलोमीटर अमाप का बादल का क्षेत्र होता है। कितना? 150 मीटर। इस क्षेत्र में उच्च वेग की पवन 150 से 250 किलोमीटर प्रति घंटा और सघन वर्षा वाले घने बादल होते हैं। इस क्षेत्र से परे पवन वेग क्रमशः कम होता जाता है। चक्रवातों की उत्पत्ति का प्रक्रम अत्यधिक कैसा होता है? जटिल होता है। आपका कैसा होता है? जटिल। नेक्स्ट देखते हैं आपका टॉर्नेडो। टॉर्नेडो गहरे रंग के कीपाकार बादल होते हैं। इनकी कीप जैसी संरचना आकाश से पृथ्वी तल की ओर आती हुई प्रतीत होती। अधिकांश टॉर्नेडो कमजोर या निर्बल होते हैं, परंतु कोई विनाशकारी टॉर्नेडो लगभग 300 किलोमीटर प्रति घंटा के वेग से गति कर सकता है। कितना? 300 किलोमीटर प्रति घंटा की वेग से। टॉर्नेडो चक्रवात के भीतर भी बन जाते हैं। किसके भीतर बन जाते हैं? चक्रवात के भीतर भी बन सकते हैं। भारत की संपूर्ण तट रेखा विशेष रूप से पूर्वी तट चक्रवातों के लिए संवेदनशील है। कौन सी तट? पूर्वी तट के लिए। जबकि भारत का पश्चिमी तट चक्रवातों की प्रबलता और आवृत्ति दोनों ही संदर्भों में अपेक्षाकृत कम संवेदनशील है। सबसे ज़्यादा किधर से आता है? आपने देखा होगा पूर्वी तटों से आता है चक्रवात सबसे ज़्यादा। नेक्स्ट है प्रभावी सुरक्षा और उपाय। इनके देखते हैं। चक्रवात के दुष्प्रभावों को कम करने में निम्नलिखित व्यवस्थाएं सहायक हो सकती हैं। सरकारी और सामाजिक स्तर पर व्यवस्था, चक्रवात पूर्वानुमान और चेतावनी सेवा। सरकारी संस्थाओं, समुद्र तटों, मछुआरों, जलपोतों और आम जनता को शीघ्र
शीघ्र चेतावनी देने के लिए तीव्रगामी संचार व्यवस्था, चक्रवात संभावित क्षेत्रों में चक्रवात आश्रयों का निर्माण और लोगों को तेजी से सुरक्षित स्थानों पर पहुंचाने के लिए प्रशासनिक व्यवस्था। आइए नेक्स्ट देखते हैं जनता द्वारा किए जाने वाले कार्य। मौसम विज्ञान विभाग द्वारा दूरदर्शन, रेडियो अथवा समाचार पत्रों के माध्यम से प्रसारित की जाने वाले चेतावनियों को नज़रअंदाज नहीं करना चाहिए। मतलब कोई भी चेतावनी आए तो मौसम विभाग द्वारा, तो उसको नज़रअंदाज नहीं करना चाहिए हम लोगों को। हमें अनिवार्य घरेलू साज सज्जा, पालतू पशुओं और वाहनों आदि को सुरक्षित स्थानों पर पहुंचाने के लिए आवश्यक प्रबंध कर लेने चाहिए। जैसे चेतावनी मिले हम लोगों को क्या करना चाहिए, चेतावनी मिले तो उसको ध्यान से सुनना चाहिए और लापरवाही से नहीं छोड़ना चाहिए, ठीक है। और जो जानवर हैं और हम लोग हैं, हम लोगों को क्या करना चाहिए कि मतलब कि ऐसे स्थान पर होना चाहिए जहाँ पर संकट थोड़ा सा कम हो। आइए नेक्स्ट देखते हैं पॉइंट, जलमग्न सड़कों पर वाहन चलाने से बचना चाहिए। बिल्कुल सही बात है, बचाना चाहिए, क्योंकि बाढ़ से सड़कें क्षतिग्रस्त हो सकती हैं तथा सभी आपातकालीन सेवाएं जैसे पुलिस, अग्निशामक दल और चिकित्सा केंद्रों के टेलीफोन नंबर की सूची अपने साथ रखनी चाहिए। नेक्स्ट पॉइंट है चक्रवात प्रभावित क्षेत्रों में कुछ अन्य सावधानियां। आइए देखते हैं हम लोग क्या क्या सावधानियां करनी चाहिए हम लोगों को, ठीक है। ऐसे जल का पीने के लिए उपयोग ना करें जो संदूषित हो सकता है। आपात स्थिति के लिए पेयजल का संग्रहण करें, जो मतलब पीने योग्य पानी उसका संग्रहण करें। गीले स्विच और खंभों से टूटकर गिर गए बिजली के तारों को ना छुएं। महज मनोरंजन के लिए बाढ़ अथवा चक्रवात प्रभावित क्षेत्र का भ्रमण करने बाहर ना निकले। मतलब ये नहीं कि आई है बाढ़ तो हम देख आते हैं कि कैसी बाढ़ होती है, तो मतलब इसको मनोरंजक साधन ना समझे हम लोग, उस टाइम बाहर ना निकलें, तो ये हम लोगों के लिए अच्छा होगा। बचाव दल पर अनावश्यक मांगों की आपूर्ति के लिए दबाव ना डालें। मतलब जो भी हम लोगों के लिए हेल्प करना है, मदद करना है, उनके ऊपर बिना वजह की जो बात है, बिना वजह की मांग, उसको हम लोग को नहीं करनी चाहिए। अपने पड़ोसी और मित्रों को यथासंभव सहयोग और सहायता प्रदान करनी चाहिए। जितना ज़्यादा हो सके लोगों की सहायता करनी चाहिए। नेक्स्ट हेडिंग है उन्नति प्रौद्योगिक सहायक सिद्ध। आइए देखते हैं क्या है। वर्तमान में आपदाओं से अधिक सुरक्षा उपलब्ध है। पिछली शताब्दी के आरंभ में तटीय क्षेत्रों के निवासियों के पास किसी चक्रवात के आने से पूर्व सुरक्षा की तैयारी करने और अपने घर खाली करने के लिए 1 दिन से भी कम का समय मिलता था। आज परिस्थितियां बहुत बदल गई हैं। उपग्रह और रडार की उपलब्धता से यह संभव हो गया है कि किसी भी संभावित झंझा के 48 घंटे पहले ही चक्रवात सतर्कता अथवा चक्रवात सूचना जारी कर दी जाती है। आजकल मतलब 24 घंटे 48 घंटे मिल जाते, पहले बहुत कम समय मिलता था। और चक्रवात चेतावनी भी कम से कम 24 घंटे पहले जारी कर दी जाती है। जब चक्रवात तट के निकट होता है तो हर घंटे अथवा आधे घंटे पर उसकी प्रगति और दिशा के बारे में संदेश प्रसारित किए जाते हैं। अनेक राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय संगठन चक्रवात से संबंधित आपदाओं को मॉनिटर करने में सहयोग प्रदान करते हैं। आइए देखते हैं कुछ इम्पोर्टेंट फैक्ट हैं हम लोगों के लिए। वायु गर्म करने पर प्रसारित होती है। क्या होती है? वायु गर्म करने पर प्रसारित होती है। ठंडा करने पर क्या होती है? संकुचित होती है। गर्म वायु ऊपर उठती है, जबकि अपेक्षाकृत ठंडी वायु की प्रवृत्ति पृथ्वी की सतह की ओर आने की होती है। नेक्स्ट पॉइंट है, जब गर्म वायु ऊपर उठती है तो उस स्थान पर वायु दाब कम हो जाता है और आसपास के क्षेत्र की उच्च दाब की ठंडी वायु उस स्थान की ओर क्या होती है? प्रवाहित होने लगती है। गतिशील वायु पवन कहलाती। पृथ्वी पर असमान तापन पवनों के बनने का प्रमुख कारण है। उपग्रह तथा रडार जैसी उन्नत प्रौद्योगिकी की सहायता से चक्रवातों को मॉनिटर करना क्या हो गया है? आसान हो गया है आपका। स्व सहायता सबसे अच्छी सहायता, अतः किसी भी चक्रवात के आने से पहले ही अपनी सुरक्षा की योजना बना लेना और सुरक्षा के उपायों को क्या करना? तैयार करना अच्छे से।
आपका चैप्टर नंबर ये था कौन सा, 8th चैप्टर नंबर था आपका। चैप्टर 8th भी ख़त्म हो गया, पवन तूफान और चक्रवात। 7th 8th दोनों आपके चैप्टर ख़त्म हो गए हैं। आई होप आपकी क्लास आप लोगों को मेरी समझ में आई होगी। समझ में आई हो तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और दोस्तों के साथ शेयर कीजिएगा और अपनी पढ़ाई बहुत अच्छे से करते रहिएगा। थैंक यू सो मच।